everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, this is part 3 of chapter number 4, which is Performance of Contract, जिसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने लास्ट 10 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 11th पॉइंट, डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन 38। जब डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होती है तब वो कैसे की जाती है? Where the parties to the contract agree upon mutually that the delivery of the goods shall be made through installments, then it should be done as agreed upon. अगर तो हमने एक एग्रीमेंट बनाया और हमने वहाँ पे लिखा है कि ऐसे ऐसे करके हमारी डिलीवरी होगी या ऐसे ऐसे हमारी इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी, तो दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. But when but where nothing was agreed upon the delivery by installments, then the buyer is not bound to accept the delivery of the goods through installments. जब हमें डिलीवरी मतलब इंस्टॉलमेंट्स की कोई बात नहीं की होगी तब हम कोई भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ बायर एग्रीड टू बाय 25 पार्सल्स ऑफ एंटीक फर्नीचर टू बी डिलीवर्ड थ्रू शिप in the February-March shipment. The seller, however, shipped 15 parcels in March 10 and 10 parcels in April. The buyer rejected the entire 25 parcels. The seller sued the buyer for non-acceptance. Hence, held the buyer could not reject the entire lot as it was agreed upon to deliver the parcels through installments. अब क्या हुआ कि 25 पार्सल्स की उनकी डील हुई थी और जो शिप करना था वो फरवरी मार्च शिपमेंट में करना था, तो 15 तो उन्होंने मार्च में कर दिए बट बाकी जो 10 थे वो अप्रैल में कर दिए. तो बायर ने सारे रिजेक्ट कर दिए. अब जो सेलर था, सेलर ने तो इतने पैसे लगा के अपना सामान भेजा बट बायर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो सेलर ने उसको स्यू कर दिया. तो हेल्ड मतलब कोर्ट का क्या ऑर्डर आया कि बायर सारे गुड्स नहीं कर सकता रिजेक्ट बिकॉज इट वाज थ्रू इंस्टॉलमेंट्स. मतलब वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की उन्होंने कोई बात नहीं बताई थी. नथिंग वॉज एग्रीड अपॉन द इंस्टॉलमेंट्स. अगर उन्होंने पहली बात की होती तो शायद वो रिजेक्ट कर सकता, बट उन्होंने कोई बात नहीं की थी तो बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता. Number 3. There may be delivery by installments which are to be separately paid for. That is, the parties have agreed upon the goods shall be delivered by installments and each installment shall be separately paid for. मतलब कि मैंने इंस्टॉलमेंट्स में सामान भेजना था और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में मेरे को सामान जाएगा वैसे वैसे पैसे जाएंगे. इन सच सिचुएशंस where the seller commits breach of not delivering one of the installment or by making the defective delivery, or the buyer commit breach in accepting the installment, the remedy available to the aggrieved party, sufferer party, shall depend upon two facts. अब उन्होंने सेलर के केस में क्या बताया कि सेलर डिलीवरी नहीं कर पाए इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है जी, या बायर एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो जो भी सफरर पार्टी होगी, अब वो तो इतना पैसा लगा के सामान भेजेगा सेलर, अब अगर बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब सेलर एग्रीव्ड पार्टी बन जाएगा, और अगर सेलर ने भेजा ही नहीं तो बायर एग्रीव्ड पार्टी बन जाएगा. अब उनको कैसे रेमेडी मिलेगी? क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ब्रीच कमिटेड टू द होल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेपिटेशन ऑफ द ब्रीच. उनके पास क्या ऑप्शंस होगी? पहले तो वो रेपुडिएट कर देंगे होल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो सारा ही कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स वो की थी वो सारी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म कर देंगे, या रेपुडिएट द रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट, या वो रिस्पेक्टिव जो इंस्टॉलमेंट वो नहीं कर पाए या वो वाली रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट को ख़त्म कर देंगे, रेपुडिएट कर देंगे. Where it appears that the breach committed in the substantial quantitative proportion as to whole contract, and it also appears to be defaulting party may commit the breach respectively, repeatedly, then the aggrieved party can repudiate the whole contract. अगर तो ये चीज़ बार बार हो रही है तो हमारे पास राइट है कि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दें, or repudiate the respective installment only where it appears that breach committed is a separable from the whole contract, then the failure to the perform of the part of the contract shall not affect the performance of the
whole contract, then the aggrieved party may repudiate only that part. अगर तो वो हमने सपोज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलमेंट्स में कोई और चीज़ें आनी थी और बाई चांस उसमें से कुछ ऐसी चीज़ छूट की जो कि सेपरेट हम कर सकते हैं, तो इन दैट केस इंस्टॉलमेंट वही वाली रेपुडिएट होगी. फॉर एग्जाम्पल, in Motilal versus the Netha Cooperative Spinning Mills Limited, there was a contract for the supply of 500 bales of cotton of a certain variety. The first installment, 50 bales, was supplied and accepted by the buyer. But the buyers reject the second installment of 50 bales as they were adulterated. अब क्या हुआ कि 500 बेल्स ऑफ कॉटन थी सर्टन वैरायटी की, तो वो हमने इंस्टॉलमेंट्स में भेजनी थी. पहले 50 तो उन्होंने डिलीवरी भी हो गया और उधर से एक्सेप्टेंस भी आ गई, बट सेकेंड टाइम में बायर ने रिजेक्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि वो अडल्ट्रेटेड थी, मतलब उसमें कुछ गलत मिक्स हुआ हुआ था विद द वेस्ट कॉटन मिक्स. वो कॉटन जो थी वो खराब थी. द कॉटन वॉज सो ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, गंदी क्वालिटी की उन्होंने बीच में कॉटन मिक्स की हुई थी. एंड आस्क्ड द सेलर नॉट टू सप्लाई फर्दर गुड्स. अब क्या हुआ कि जो बायर था उन्होंने कहा कि आप मेरे को फर्दर जो अभी 100 ही हुए हैं, बाकी 400 आप मेरे को मत भेजना. इट वॉज हेल्ड दैट द बायर वॉज जस्टिफाइड इन रेपुडिएटिंग द होल कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में बायर सारा कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा खत्म कर सकता है. Moreover, the seller were not entitled to claim any damages as they did not tender any further installments within the contract period but agreed to the repudiation of the contract made by the buyer. अब इसमें सेलर को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज आगे कोई इंस्टॉलमेंट हुई नहीं, आगे कोई फर्दर सामान हुआ ही नहीं, और बाय द वे गलती भी सेलर की ही थी. नेक्स्ट, in Aryabhat Overseas Private Limited, New Delhi versus MSK Air Biscuits Private Limited, Delhi. There was a contract of huge quantity of biscuits, and while the sellers yet to supply the biscuits of the value of about rupees 1.5 crores, the buyers failed to pay in a time a sum about 55,000 in respect of the earlier supplies. The buyer, however, assured further payments. बायर ने एश्योर किया कि वो फर्दर पेमेंट्स करेगा. अंडर दी सर्कमस्टांसेस इट वाज हेल्ड दैट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स इज रिगार्ड टू नॉन payment of about 55,000 did not entitle the seller to treat the whole contract as the repudiated. The contract did not stand discharge and the liability of the seller to make the further supply biscuits did not cease. Now, if the seller refused to supply further, then refusal to make further supplies amounted to breach of contract on the part of seller. अब क्या हुआ, उनकी डील कितनी हुई थी? 1.5 CR की. अब पिछली पेमेंट्स भी उसने की हुई थी 1 करोड़ की, ठीक है. पिछली पेमेंट्स उसने की हुई थी, बट एक जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 55,000 की, वो उससे नहीं हो पाई. अब देखा जाए तो 1.5 करोड़ और 55,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर बीच में एक इंस्टॉलमेंट रह भी गई छोटी सी तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो इन दिस केस सेलर उस चीज़ को छोड़ सकता है और वो वाली पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को वो रेपुडिएट कर सकता है और बाकी की वो कंटिन्यू कर सकता है. When there is, it depends upon the seller और the buyer, मतलब जो भी aggrieved पार्टी है उस पर डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहेगी. होल कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना चाहेगी या जो उसको पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे हुआ है वो रेपुडिएट करना चाहिए. नेक्स्ट, डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर. Section 39. Wharf is an area used for loading and unloading the goods in a ship. अब wharf क्या होती है? एक जगह होती है जहाँ पे जो शिप का है वहाँ पे सामान लोड या अनलोड होता है. मतलब जैसे ये जगह है, यहाँ पे शिप है ना, तो यहाँ से सामान जो लोड हो रहा होगा या जहाँ पे सामान वो जाके उतारेंगे उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग को जगह को वॉर्फ बोलते हैं. एंड अ वॉर्फिंगर इज ए ओनर ऑफ द कीपर ऑफ वॉर्फ. और वॉर्फिंगर क्या होता है? जो पर्सन वॉर्फ का ओनर होता है.
When the goods are delivered by the seller to the carrier or a finger of the buyer, then the rules contained in the section 39 are used as follows. अब जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं? डिलीवरी टू कैरियर इज अ डिलीवरी टू बायर, where according to the terms of the contract, the seller is to deliver the goods to a carrier. The delivery of the goods to the carrier is equivalent to the delivery of the goods to buyer. Therefore, once the goods have been delivered to a carrier, the property of the goods passes to the buyer, and in the case of goods suffer from loss, then the buyer shall be लाइबल। अब कैरियर्स कौन होते हैं? जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब सेलर ने अपनी तरफ से सामान कैरियर्स को पकड़ा दिया है, आगे कैरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे बायर्स तक पहुंचाना है। बट सेलर अपनी तरफ से यही एज्यूम करेगा कि अगर मैंने कैरियर को सामान दे दिया तो इट मीन्स मैंने बायर को डिलीवरी कर दी। अब बायर लाइबल होगा अगर कुछ भी लॉस होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर मस्ट। When the seller is to deliver the goods to the carrier, he must form a contract for safe transmission of the goods to the buyer with the carrier on the behalf of buyer. Such a contract is essential so as to save the buyer from any loss that may occur to the goods when the goods were in the custody of the carrier. In other words, where the seller delivered the goods to the carrier without making a contract with the carrier and the goods suffer any loss, and the buyer cannot be held liable for loss. In such situation, the buyer may decline to treat the delivery of the goods to the carrier as a delivery to himself. अब एक केस तो है कि अगर कैरियर को सामान पकड़ा दिया तो मीन्स बायर को सामान पकड़ा दिया, अब कोई भी लॉस होगा तो बायर बेयर करेगा। बट इस केस में क्या कहते हैं कि सेलर जब कैरियर को सामान देता है तो वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि अगर कोई लॉस हुआ तो कैरियर ही उसको बेयर करेगा ताकि बायर बेचारा बच जाए, बिकॉज बायर तक तो अभी तक सामान पहुंचा ही नहीं। तो इन सम केसेस कैरियर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर कोई भी लॉस हुआ तो आप बेयर करोगे। इसमें क्या होता है कि बायर सेव हो जाता है। डिलीवरी थ्रू सी रूट, where the goods are sent by the seller to the buyer through the sea transit, then it is the duty of the seller to intimate the buyer that the goods need insurance. If the seller fails to do so, the goods suffer some loss and the loss shall be borne by the seller. अब जब गुड्स सी के थ्रू जानी होती है, अब सी में सामान वाटर वेव्स का हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन सम केसेस सामान खराब हो सकता है। तो जब सी रूट से सामान भेजना है तो सेलर को बायर को कहना पड़ेगा कि आप इसकी इंश्योरेंस करा लो सो दैट आपको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। बट इफ सेलर डिड नॉट टेल्स एनीथिंग टू द बायर अबाउट द इंश्योरेंस, तो अगर कोई भी नुकसान होगा तो सेलर बॉर्न करेगा, और अगर सेलर ने बता दिया तो जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि बायर बॉर्न करेगा सारी लाइबिलिटीज, तो बायर करेगा उस केस में। रिस्क ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, सेक्शन 40, where the goods are delivered at the distant place, the liability for the deterioration necessary incidental to the course of transit will fall on the buyer, though seller agrees to deliver at his own risk. हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। A sold hoop iron to B, A sold hoop iron to B, and same was sent by canal at the request of B. The iron was clean and bright when it was shipped, but became rusted before it reached to the destination. It was held that the buyer was bound to accept the goods because such risk was necessarily incidental to the course of transit. अब क्या हुआ, ऑब्वियसली जब हम आयरन का सामान भेजेंगे तो पानी के मॉइस्चर के कारण उस पर रस्ट लग जाएगी। तो अब इसमें सेलर की तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो पता ही था कि आयरन का सामान हो जाता होता है खराब, रस्ट उसको लग जाती है। तो इन दिस केस बायर विल बेयर ऑल द लॉसेस। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स, वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल मतलब खराब होने वाले, are the delivered to the distant place. They must be merchantable, fit for consumption goods, both at the time when they were dispatched by the seller and also during the transit period. Example देख लेते हैं। In B versus Walker, the rabbits were dispatched from London were sound but unfit for human food. When they reached Brington, it was held that the buyer was entitled to reject the rabbits.
अब जो रैबिट्स थे वो लंदन से भेजेंगे, बट वो लंदन से ही जब उन्होंने भेजा तो वो अनफिट फॉर द ह्यूमन फूड थे। तो इन दैट केस बायर रिजेक्ट कर सकता है जब वो स्टार्टिंग से ही खराब हो। Next, delivery of the goods subject to examination. Section 41. Under Section 41, the buyer is being given the right to examine the goods properly before taking the delivery of the goods. अब हम buyer को पूरे राइट्स देते हैं कि आप गुड्स को एक बारी एनालाइज कर लो तो और देख लो कि आपका सामान ठीक है या नहीं। Unless he is given an opportunity to examine the goods before taking the delivery of the goods, he shall not accept the goods. अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एग्जामिन करने की तो वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। Where the buyer takes the delivery of the goods, he is not said to have the accepted the goods until he is given an opportunity to examine the goods. अगर डिलीवरी हो जाती है और स्टिल एग्जामिन करने का चांस नहीं दिया जाता तो हम एज्यूम करेंगे कि डिलीवरी अभी नहीं हुई। बट इफ द सेलर गिव्स अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, बट अगर सेलर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू बायर to examine the goods and later the goods are found not according to the contract, the seller shall not stand liable. अब अगर बायर को एक अच्छा चांस मिला है कि वो गुड्स चेक करके ले और अगर उसने कुछ नहीं बोला और बाद में गुड्स खराब हुई तो इसमें सेलर की कोई गलती नहीं होगी, इसमें बायर की गलती होगी बिकॉज उसको एक रीजनेबल चांस मिला था। एग्जाम्पल, A contract of sale of the boots for use of the French army was made. आर्मी के लिए बूट्स बनाने थे। डिलीवरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड टू द बायर एट द wharf in London and the boots were sent on them to Lille, there to be delivered to the French authorities. The boots contained paper in the soles, a defect which rendered them useless for military purpose, but it could not be disclosed by any examination, which was practicable at the wharf in London. When the French authorities examined the samples at Lille, they discovered that they contained paper, and the French authorities accordingly rejected all the boots. It was held that the buyers had not accepted the boots and was entitled to recover the money which they had paid for them. अब इसमें क्या हुआ कि आर्मी के लिए शूज बूट्स चाहिए थे। अब बूट्स के जो नीचे था ना वो पेपर लगा हुआ था। अब पेपर वाले बूट्स तो ऑब्वियसली आर्मी के लिए किसी काम के लिए नहीं आएंगे और वो चीज़ ऐसे एग्जामिन करने पे पता भी नहीं चलती। तो इन दिस केस क्योंकि वो रीजनेबल एग्जामिनेशन नहीं थी तो अब बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए। तो इट वॉज हेल्ड दैट द बायर्स हैड नॉट एक्सेप्ट द बूट्स, बायर ने बूट्स एक्सेप्ट नहीं किए एंड जो उन्होंने पैसे वहां पे उनको पे किए थे वो उन्होंने वापस ले लिए। Acceptance complete on delivery. Section 42. The buyer is said to have accepted the goods when the buyer intimates expressly that he has accepted the goods, or the buyer does something which implies that he has accepted the goods, such as he pledges the goods or resells them or consumes them. The buyer retains the goods and does not reject and return them. अब हमें पता कैसे चलेगा कि डिलीवरी हो चुकी है? या तो बायर खुद बताएगा कि हाँ जी मेरे को डिलीवरी मिल गई है, या वो आगे किसी को सेल कर देगा या वो गुड्स को यूज़ कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा हाँ जी उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। या ना तो वो गुड्स अपने पास रख रहा है, मतलब ना वो रिजेक्ट कर रहा है और ना ही उनको रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई गुड्स है मैं उनको नहीं दे रही हूँ वापस और मैं ना रिजेक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली पता चलता है कि मैंने एक्सेप्ट कर ली। एग्जाम्पल, Bernstein versus Pamson Motors. A buyer purchased a new car, drove it for 150 miles. The car was with him since 3 weeks before it broke due to a seizure of camshaft. It was held that the buyer had a reasonable time to examine the car and try out. Now the car broke off after the expiry of the reasonable time does not mean that the buyer had accepted the car and therefore he cannot reject the car. अब क्या हुआ, अब 3 हफ्ते कम नहीं होते किसी चीज को टेस्ट करने के लिए और 140 माइल्स वो ऑलरेडी ड्राइव करके आ गया था और गुड्स अचानक से खराब हो गई या टूट गई, कार जो थी वो ब्रोक ऑफ होगी। तो अब ऑब्वियसली उसको रीजनेबल टाइम 3 वीक्स का मिला था।
अब बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता और बायर को वो ही गुड्स अपने पास रखने पड़ेंगे। द बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। इफ द बायर रिजेक्ट द गुड्स देन ही मस्ट, अगर बायर को गुड्स को रिजेक्ट कर देता है, ही मस्ट इंटीमेट अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द गुड्स टू सेलर। उसको सेलर को बताना पड़ेगा कि हमने गुड्स रिजेक्ट कर दिए। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेंड देम बैक टू द सेलर एट हिज ओन एक्सपेंसेस। अब बायर की ड्यूटी नहीं है उनको वापस भेजना अपने खुद के एक्सपेंस करके। मतलब अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया तो बायर अब जब सामान भेजेगा तो उसके खर्चा नहीं होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू टेक अवे द रिजेक्टेड गुड्स। सेलर की ड्यूटी बनती है ताकि वो गुड्स को, रिजेक्टेड गुड्स को खुद वापस लेके जाए। लायबिलिटी ऑफ द बायर फॉर रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी, सेक्शन 44। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ओनरशिप राइट्स हैज पास टू द बायर। अब अगर डिलीवरी हो चुकी थी, मतलब बायर के पास ओनरशिप राइट्स आ गए थे, द बायर मस्ट हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, बायर को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे। नाउ द सेलर ऑफर्स टू द डिलीवर द गुड्स। द बायर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी, देन द बायर शेल बी लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ड्यू टू हिज रिफ्यूजल। अब क्या हुआ कि सेलर और बायर ने आपस में बात कर ली कि हाँ जी आप मेरे को गुड्स सेल कर दो और मेरे को इसका ओनर बना दो। अब इन्होंने आपस में बात करके जो भी इनकी डील हुई, बायर के पास ओनरशिप आ गई, बट अभी पोजेशन उसके पास नहीं आई। अब क्या हुआ कि अब जब डिलीवरी देने का टाइम आया तो सेलर ने डिलीवरी भेजी और बायर ने रिजेक्ट कर दी। तो इन दिस केस बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज बायर रिजेक्ट कर सकता है बट उसको सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे जो कि सेलर ने उसको डिलीवरी के लिए किए थे। दिस इज द मिस्टेक ऑफ बायर कि पहले वो ओनर बन गया और फिर वो गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है या वापस भेज रहा है। तो इसमें गलती किसकी होगी? बायर की। A contract of the sale is just like another contract in which the reciprocal promises both the parties need to perform their part of obligation in exchange of the other party performing। वो क्या बोल रहे हैं कि बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अपनी होती हैं और दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी आनी चाहिए। इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स as per the terms of the contract, and it is a duty of buyer to accept the delivery of the goods and pay them accordingly। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि परफॉर्मेंस क्या होती है, सेलर की क्या होती है? गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की क्या होती है ड्यूटी? गुड्स को एक्सेप्ट करना और अकॉर्डिंगली उसको रीजनेबल मनी पे करना एंड पेमेंट। in case of the parties does not form his part of promise, it amounts to breach of contract and therefore aggrieved party, sufferer party can sue the defaulting party। अब अगर इनमें से कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो इट इज सो द अदर पर्सन कैन स्यू देम, मतलब वो उसको लायबल ठहरा सकते हैं। जिस पर्सन को लॉस हुआ इनके कारण वो पर्सन कोर्ट में लेके जा सकता है। Thus, the contract of the sale creates certain obligation and rights of the person to the contract. Fulfillment of respective obligations give the following rights। कुछ ना कुछ rights और duties होती हैं उनकी जो उनको मिलती हैं। Rights of the buyer, buyer क्या होते हैं? The buyer must given the ownership rights in the goods and the possession of the goods must be delivered in time। सेलर की बायर की क्या राइट्स होते हैं? बायर को ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए और सामान उसके पास रीजनेबल टाइम में पहुंच जाना चाहिए। राइट्स ऑफ द सेलर मस्ट रिसीव द प्राइस ऑफ द गुड्स सो सोल्ड बाय हिम टू द बायर। और सेलर को किससे मतलब होता है? पैसों से। सेलर को पैसे मिल जाने चाहिए ऑन टाइम जो उन्होंने गुड्स ट्रांसफर की टू द बायर। सो दीज वर द थिंग्स जो हमें नॉर्मली भी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेल एंड परचेज करते हैं। हम कुछ भी शॉप से लेने जाते हैं तो वो भी एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही होता है, जिसमें हमें हमारे राइट्स पता होने चाहिए सो दैट हमारे साथ कोई भी सेलर गलत ना कर सके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सोगा। नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।